Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear learners, in this video we are going to discuss about atmospheric refraction. The reason to study atmospheric refraction is to understand some natural phenomena like twinkling of stars and advanced sunrise and delayed sunset. So let's first talk about twinkling of a star. So to understand twinkling of a star, first we are going to discuss about activity which happens in our daily life, in our practical life, and the event is the flickering or wavering of the objects whenever seen through turbulent stream of hot air rising above a fire. अगर हम आप सबने शायद देखा भी हो जहाँ कहीं पे आग लगी हो तो उस केस में जो फ्लेम ऊपर उठ रही होती है उस फ्लेम के अदर साइड अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ या ऑब्जेक्ट हमें फ्लिकर करता हुआ वेवर करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये फ्लिकरिंग या वेवरिंग का जो सिंपल सा रीज़न है, अगर हम उस रीजन को समझ पाएँ स्मॉल स्केल पे, तो एक्चुअल में यही जो रीजन है वही एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का रीजन भी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मींस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डेली सनसेट के भी रीजन्स होंगे। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कभी भी हम किसी टर्ब्यूलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर जो कि किसी फ्लेम के जस्ट अबव है, हम उसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें क्यों फ्लिकर करता हुआ वेवर करता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम समझें एक्चुअल में कि जस्ट अबव द फ्लेम, अगर हम फ्लेम के जस्ट अबव बात करें तो अगर हम आपसे कहें कि टेम्परेचर जस्ट अबव द फ्लेम क्या होगा एक्चुअल में एयर का, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होगा। और फिर हम कहें अगर उसकी भी ऊपर बात करें तो आप कहेंगे टेम्परेचर लो होगा, फिर कहें उसके भी ऊपर तो आप कहेंगे टेम्परेचर और भी लो होगा। तो इस तरीके से अगर हम किसी एक टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव फायर की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम कह रहे हैं एज वी आर मूविंग अवे, वी आर मूविंग अप एंड अप, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इन दिस वे अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेम्परेचर के एयर का, तो आप सिंपली शायद कहें या फिर जानते हो कि जब भी एयर हॉट होता है उस केस में एयर की डेंसिटी लो होती है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लो होता है। और जब एयर कूल होती है तो उस केस में डेंसिटी इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है। तो अगर हम देखें तो फ्लेम के जस्ट अबव जो कोई भी एयर है या जो कोई भी रीजन है वहाँ पे डेंसिटी लो, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है। और जैसे जैसे हम अबव जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी एंड सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारी आइज तक पहुंच रही होती है वो इस वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम को ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है, जिसकी वजह से और फिर ये जो वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन है, ये कंडीशन भी फ्लेम के चेंज होने से, कभी फ्लेम तेज कभी और फिर कभी थोड़ा थोड़ा सा स्लो, उस केस में जो कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो भी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। मिस टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से जो भी पाथ ट्रेस करती है लाइट ऑब्जेक्ट से हमारी आइज तक पहुंचने में वो भी चेंज होता है। तो इस तरीके से एक्चुअल में हमें जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं फ्लेम के थ्रू, वो हमें अपने पोजीशन को वेरी करता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस फिनोमेना को हम सिंपली कहते हैं फ्लिकरिंग और विवरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पूरे डिस्कशन से कंक्लूजन ये निकला कि ये जो फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द फ्लेम है ये हो रहा है क्योंकि लाइट आइज तक पहुंचने के लिए एक वेरिंग मीडियम से चल के आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है या स्टेशनरी नहीं है, वेरी कर रहा है। तो सिंपली आप कह सकते हैं वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज द रीजन ऑफ द फ्लिकरिंग ऑफ स्टार व्हेन सीन थ्रू अ फ्लेम। On large scale same thing happens when we are uh, explaining the twinkling of star. How we can explain it on the large scale, let's discuss about this through this figure. So in this figure here you can see
कि लाइट जो कोई भी स्टार से ऑब्जर्वर तक पहुंच रही होती है, वो जहां तक वैक्यूम होता है वहां तक तो स्ट्रेट चलती है, लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो एक्चुअल में बेंड हो जाती है। तो जो फाइनल रे ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचती है, उस फाइनल रे के एक्सट्रीम पाथ, स्ट्रेट एक्सट्रीम पाथ को अगर ऑब्जर्वर ट्रेस करे, ऑब्जर्वर देखे, तो एक्चुअल में ऑप्शन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ऑब्जर्वर को ना दिखाई दे के कोई एक चेंज्ड पोजीशन दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो इस तरीके से अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार बेंडिंग ऑफ द स्टार लाइट के कारण हमें दिखाई पड़ा। अब जरा सा हम बात करें कि ये एक्चुअल में अपेरेंट पोजीशन भी हमें क्यों चेंज होता हुआ या ब्लिंक करता हुआ या ट्विंकल करता हुआ दिखाई पड़ता है। सो ट्विंकलिंग और फ्लिकरिंग ऑफ द स्टार अगेन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल में स्टार हमसे बहुत दूर है, तो इस तरीके से हम स्टार को एक पॉइंट सोर्स जैसा ट्रीट कर सकते हैं, और उस पॉइंट सोर्स से जो लाइट हम तक पहुंच रही होती है वो एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिंग मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके हम तक पहुंच रही होती है। तो इस वे में जो एक्चुअल पाथ होता है, पाथ लेंथ होता है स्टार से, स्टार लाइट का स्टार से ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचने का, वो एक्चुअल में चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। क्यों कंटिन्यूसली वेरी करता है? क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ वेरियस फिजिकल कंडीशंस। तो इस तरीके से जो लाइट स्टार से ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं, उस लाइट का पाथ लेंथ चेंज होता रहता है। तो पाथ लेंथ चेंज होने का मतलब समटाइम्स पाथ लेंथ इज ग्रेटर एंड समटाइम पाथ लेंथ इज लेसर। इन केस इफ पाथ लेंथ इज ग्रेटर, in that case the intensity of light, the intensity of the light of the star reaching to our eyes seems bit lesser, and in case when the path length of the light reaching to our eye from the star is lesser, in that case it seems to bit greater। तो इस तरीके से पाथ लेंथ के कम और ज़्यादा होने से इंटेंसिटी का कम और ज़्यादा होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ता है, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, स्टार्स ब्लिंक करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्लेनेट ब्लिंक करते हुए दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तो अगर हम प्लेनेट को कंपेयर करें, प्लेनेट की डिस्टेंस को कंपेयर करें, प्लेनेट्स की डिस्टेंस को अगर हम स्टार्स की डिस्टेंस से कंपेयर करें अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे प्लेनेट्स आर क्लोजर देन stars. So in that case planets can be considered as extended object, and an extended object can be considered to be collection of large number of point sources. So इस तरीके से स्टार से जो लाइट पहुंच रही होती है वो एक्चुअल में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस से लाइट के इक्वेलेंट है। तो इस वे में नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस में से जो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, उनमें से किसी एक सोर्स के करस्पॉन्डिंग अगर इंटेंसिटी या पाथ लेंथ वेरी इंक्रीज करता है, तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, और इस वे में कंटिन्यूअस लाइट ऑफ अ कांस्टेंट पाथ लेंथ किसी स्टार से ऑब्जर्वर तक पहुंच, किसी प्लेनेट से, नॉट स्टार एक्चुअली, किसी प्लेनेट से ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचती है। इस वजह से कोई प्लेनेट हमें ब्लिंक करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट फेनोमेना टू बी डिस्कस्ड इज एडवांस सनराइज एंड डेली सनसेट। तो अगर हम बात करें सनसेट की, तो एक्चुअल में ऑब्जर्वर जिस भी पॉइंट पे हो उस पॉइंट में हॉरिजॉन के पैरेलल जो लाइन ड्रा करते हैं, अगर उस पॉइंट को, उस लाइन के बिलो, उस लाइन को क्रॉस कर गया हो, डाउन चला गया हो सन, तो हम कहते हैं सन इज सेटिंग और सन इज राइजिंग इन द अपोजिट केस।
मतलब सन अगर डिफरेंस लाइन मीन्स हॉरिजॉन की अबव है तो कहते हैं सनराइज हो रहा है, हॉरिजॉन के बिलो है तो कहते हैं सनसेट हो रहा है। तो हॉरिजॉन के अबव आने से पहले एक्चुअल में सन हमें दिखाई देता है, 2 मिनट का डिले होता है नियर अबाउट। और यहाँ भी यही सेम सिचुएशन, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई पड़ता है। अगर हम रीजन की बात करें तो सिंपल सा रीजन फिर से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एक्सप्लेन कर सकते हैं सेम जैसा कि प्रीवियस टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेनेशन है? सन से जो भी लाइट हम तक पहुंच रही होती है वो एक ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एक ऐसे रिफ्रैक्टिंग मीडियम के थ्रू पहुंच रही होती है जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस तरीके से लाइट जैसे ही आउटर एटमॉस्फेयर से इनर एटमॉस्फेयर और सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ प्रोपगेट करती है, वो एक ऐसे रिफ्रैक्टिंग मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस वे में हम कह सकते हैं लाइट इज मूविंग थ्रू अ मीडियम वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इन अदर वे वी कैन से light is going from rarer to denser medium. If light is going from rarer to denser, then in that case it bends towards the normal, and the bend path of the light you can see here in this figure. So the light reaching the final ray reaching to the observer, corresponding to that the position of the sun actually seems to the observer to be here, not actually here. So this position which seems to be, not actually it is called apparent position of the sun with respect to the actual position.